तो ये कहानी है हमारे हीरो डावलिंग की, जो बचपन से ही बहुत वीक था, जिस वजह से कुछ बुलीज उसे हमेशा परेशान करते थे। इवन एक रात तो वो कुछ प्रेशियस क्रिस्टल के लिए डावलिंग की जान ही ले लेते हैं। पर ये वही रात थी जहाँ पर डावलिंग को गैलेक्सी एम्पायर ने एक दूसरी लाइफ और साथ ही बीस्ट पावर्स का वरदान दिया। इस वरदान की वजह से डावलिंग किसी भी पावरफुल बीस्ट के ब्लड को पीकर उसकी एबिलिटीज को गेन कर सकता था, जो कि उसे कल्टीवेशन की दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग बना देती है। अब चलो बिना और टाइम जाया किए कहानी को शुरू करते हैं। तो स्टोरी की ओपनिंग में हम अपने मेन कैरेक्टर डावलिंग को देखते हैं, जो बादलों में मार्शल किंग का मुकाबला करने गया था। वो कहता है तो मार्शल किंग फाइनली हम मिल ही गए, चलो वो वक्त अब आ चुका है जब हम फाइट करेंगे। यही हमारी किस्मत थी। जिस पर मार्शल किंग कहता है मैं तो चुना हुआ हूँ और तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे आगे, जो तुम किस्मत की बातें कर रहे हो। ये सुनकर डावलिंग कहता है तुम बहुत बदतमीज हो, जिसके बाद वो उस पर अटैक करने आगे बढ़ता है। तभी मार्शल किंग अपनी सोल फॉर्म को बाहर निकाल कर डावलिंग के साथ फाइट करने लगता है। वो अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, मगर डावलिंग उसके हर एक अटैक से बचते हुए एक पावरफुल पंच के साथ उसके स्वॉर्ड को ब्रेक कर देता है, जिसके बाद वो अपनी पावर से उसका सोल डिस्ट्रॉय करके उसकी फिजिकल फॉर्म के साथ फाइट करने लगता है। वो दोनों भी बहुत ज्यादा पावरफुल थे। अब उनकी फाइट ऐसे ही जारी थी और तभी हम डावलिंग को देखते हैं, जो कहता है कि मार्शल किंग सरेंडर कर दो। और यहाँ पर हमें समझ आता है कि डावलिंग तो एक सपना देख रहा था और वो भी क्लासेस अटेंड करते हुए। इस वजह से वहाँ मौजूद सभी डिसाइपल्स उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि इस लूजर को क्या लगता है कि द ग्रेट मार्शल किंग को हराएगा। मार्शल किंग जितना टैलेंटेड कल्टीवेटर आज तक कोई नहीं बन पाया। तभी जैंगलिन नाम का बंदा डावलिंग को ताने मारते हुए कहता है कि ये उल्लू तो दिन में ही सोता है और ऊपर से ख्वाब में मार्शल किंग को हराता है। जिस पर डावलिंग कहता है कि एटलीस्ट मैं सपने तो देखता हूँ, तुम तो उतना भी नहीं कर पाते। जैंगलिन ये सुनकर बहुत भड़क जाता है और कहता है कि तुम खुद को क्या समझते हो, तुम्हारी औकात मेरी जूते बराबर भी नहीं है। अब डावलिंग जाकर उसकी सीनियर टीचर मिस यून से माफी मांगता है। मिस यून कल्टीवेशन की बिल्डिंग स्टेज की 5वीं लेवल पर थी। वो कहती कोई बात नहीं डावलिंग, अब फिस्ट पावर टेस्ट के लिए रेडी रहना। तभी जैंगलिन कहता है मिस यून ये क्लास में सोया था, आप इसे बिना कोई पनिशमेंट दिए ऐसे कैसे जाने दे रही हो, आप डिसाइपल के साथ बहुत पार्शलिटी करती हो। तभी जैंग का सीनियर वांगलिन उससे कहता है कि तुम मिस यून के साथ ऐसी बात नहीं कर सकते हो। तो जैंग जल्दी से मिस यून से माफी मांग लेता है। अब वांगलिन कहता है मिस आप इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो और जल्दी से फिस्ट पावर की टेस्ट शुरू कर दो। वो कहती हाँ पहला नंबर तुम्हारा ही है। तो जैंग एक स्पिरिचुअल मोनोलिथ की तरफ जाने लगता है। तभी बाकी के डिसाइपल्स आपस में बात कर रहे थे कि पिछली बार वांगलिन ने 23,000 का स्कोर किया था। बॉडी रिफाइनमेंट स्टेज की कल्टीवेटर्स इसका आधा स्कोर भी नहीं कर पाते। वांगलिन सच में ग्रीन हिल एकेडमी का स्टार है। तभी जैंगलिन कहता है कि सभी लोग तैयार हो जाओ और देखना वांगलिन इस बार 26,000 का स्कोर पूरा करके खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ेगा। अब वांग तुरंत ही उस स्टोन पर एक पंच मारता है और वो स्टोन ग्लो करते हुए उसका स्कोर शो करने लगता है। इधर जैंग एक्साइटेड होके कह रहा था कि देखो 20,000, ये देखो 40,000 हुआ है और अब हुआ है 50,000, मगर वांग का स्कोर तुरंत ही 20,000 पर आके गिर जाता है और ये देखकर डावलिंग की हंसी छूट जाती है। वो कहता है कि अरे अरे जैंग तुम्हारे मास्टर तो खुद का ही रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए, ये तो बहुत बुरी बात है। ये सुनकर जैंग उसे मारने चला जाता है, मगर मिस यून उसका पंच रोकते हुए कहते कि इस अकेडमी में लड़ाई झगड़े करना मना है। तो जैंग कहता है ठीक है, अगर तुम्हारे उस लूजर डावलिंग को लगता है कि वो ज्यादा पावरफुल है तो उसे कहो कि हम सबको उसकी फीस पावर दिखाए। अब दूसरे सभी डिसाइपल चिल्लाने लगते हैं कि हाँ जैंग सही कह रहा है, हमें भी देखना है कि ये कितना पावरफुल है। तो डावलिंग कहता है ठीक है, जिसके बाद वो स्टोन के पास पहुंच जाता है और फीस लेकर उस स्टोन को देखने लगता है। वो फोकस करने की कोशिश कर रहा था तो डिसाइपल कहने लगते हैं कि भाई जल्दी पंच कर दे, इतना टाइम क्यों लगा रहा है, फिर से सो तो नहीं गया तू। और तभी डावलिंग स्टोन पर जबरदस्त पंच मार देता है, जिससे वो स्टोन ग्लो तो करता है मगर डावलिंग के पास कोई पावर्स नहीं थी, जिस वजह से स्टोन की रिएक्टिव पावर से वही खुद घायल हो जाता है। ये देखकर सभी डिसाइपल्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी डावलिंग की दोस्त वांगजू उसके पास आकर पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। अब जैंग उससे कह रहा था भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू फूट ले यहाँ से। तो अब डावलिंग मिस यून से कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको निराश कर दिया, मुझे लगा था कि प्रैक्टिस करने के बाद मैंने थोड़ी तो पावर्स गेन की ही होगी, मगर मेरा अंदाजा गलत निकला। जिस पर मिस यून कहती कोई बात नहीं डावलिंग, हिम्मत मत हारो, मुझे यकीन है तुम एक दिन जरूर पावरफुल बनोगे। जिस पर वांगजू कहती हाँ डावलिंग तुम एक दिन जरूर कामयाबी हासिल करोगे। डावलिंग सोचता है कि इस पूरी एकेडमी में बस मिस यून और वांगजू मेरी केयर करती है, तो मैं इन दोनों को कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। जिसके बाद वो घर जाकर सोचता है कि अरीना टेस्ट 3 दिनों में होने वाली है, जो भी बॉटम 10 में आएगा उसे एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। मेरे फादर ने बड़ी मशक्कत के बाद मुझे यहाँ पर एडमिशन दिलाई थी, अगर मैं फेल हो गया तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी, मुझे जल्दी प्रैक्टिस करनी चाहिए। मगर जैसे वो ध्यान में बैठता है उसे नींद आने लगती है, तो हेडस्टैंड पोज में प्रैक्टिस करने लगता है। वो कहता है कि मुझे जल्दी से पावर्स गेन करनी होगी, मैं हमेशा वो लूजर बन के नहीं रहना चाहता जिससे सब लोग नफरत करते हैं। मैंने जल्दी कल्टीवेशन की बॉडी रिफाइनमेंट
स्टेज को अचीव करना चाहिए। अब प्रैक्टिस करते वक्त उसे एक डिवाइन वॉइस बताती है कि तुम्हें बीस्ट को खाना होगा, तभी तुम्हारे अंदर वो पावर्स आएगी जिससे तुम कल्टीवेशन में आगे जा पाओगे। अगर तुमने बीस्ट को कंज्यूम नहीं किया तो फिर तुम हमेशा एक मामूली इंसान ही बन के रहोगे। उसकी बातें सुनकर डाउलिंग थोड़ा इरिटेट हो जाता है और कहता है कि पता नहीं ये आवाज मेरा पीछा कब छोड़ेगी। वो कहती है कि मैंने बीस्ट को खाना चाहिए, मगर ये तो एक तरह की खुदकुशी हो गई, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। जिसके बाद उसे याद आता है कि उसने वांग जू से मिलने का वादा किया था, तो तुरंत ही उसके पास पहुँच जाता है। वो अकेडमी के जंगल में उसका वेट कर रही थी। डाउलिंग कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे आने में लेट हो गया। जिस पर वांग जू कहती कोई बात नहीं, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए मेडिसिन लाई है, तुम्हें जो स्टोन से चोट लगी थी ना वो इससे ठीक हो जाएगी। तो डाउलिंग कहते थैंक यू, तुम मेरी बहुत केयर करती हो। जिस पर वांग जू शर्माती हुई कहती है कि तुम्हें मेरे साथ इतनी पोलाइटली बात करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी वांग फैमिली बचपन से ही मुझे परेशान करती आई है, बस तुम ही हो जो मेरी फिक्र करते हो, मुझे प्रोटेक्ट करते हो। जिसके बाद वो कहती है अरे हाँ मैं तो भूल ही गई, तुम मेरे लिए कुछ लाने वाले थे। तो डाउलिंग उसे एक ब्लू क्रिस्टल दे देता है और कहता है कि थोड़े दिनों के बाद मुझे मेरे फादर को वापस लौटाना है। मगर जैसे ही वांग जू के पास वो ब्लू क्रिस्टल आ जाता है, वो वांग लिन को वहाँ पर बुलाने लगती है। ये देखकर डाउलिंग थोड़ा शॉक था। अब वहाँ पर वांग और जैंग पहुँच जाते हैं और वांग जू उसे वो क्रिस्टल दे देती है और कहती है कि अब तुम अपनी बॉडी रिफाइनमेंट की स्टेज को कंप्लीट करके आगे की सोल रिदम स्टेज में पहुँच जाओगे। वो कहते हैं हाँ, इस क्रिस्टल की मदद से अब मैं जल्दी से कल्टीवेट कर पाऊंगा। तो वांग जू की धोखेबाजी की वजह से डाउलिंग बहुत शॉक था। वो कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जिस पर वांग जू कहती है कि तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे बात करती हूँ तो तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तो बस तुम्हारे साथ गेम खेल रही थी, भले ही तुम एक लूजर हो मगर हाँ तुम हमारे काम आ गए। अब डाउलिंग उनसे वो क्रिस्टल वापस मांगने लगता है, मगर तभी जैंग उसे किक मार के दूर फेंक देता है और कहता है कि तुम्हें फक्र महसूस होना चाहिए कि वांग लिन को तुम्हारे क्रिस्टल की जरूरत है। जिस पर डाउलिंग कहता है कि थू है तुम्हारे मास्टर पर, वो एक मिस्ट्रेस का लड़का है, उसकी इज्जत करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर जैंग उसे एक और लात मार देता है और फिर वांग कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी इंसल्ट करो, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हशर करता हूँ। जिसके बाद वो डाउलिंग को चोक करने लगता है, तो डाउलिंग उसके मुंह पर ही स्पिट कर देता है, जिस वजह से वो गुस्से में आकर डाउलिंग की बहुत पिटाई कर देता है और उसमें कोई पावर्स ना होने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर वांगजू कहती है कि तुमने तो इसे मार दिया, अब क्या होगा। जिस पर वांगलिंग कहता है वैसे भी ये लूजर किसी काम का नहीं था, इसकी मौत से किसी को भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वांगजू कहती है कि मिसियन इस लूजर की बहुत परवाह करती है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग भी है, अगर उसे पता चला कि हमने इसे मार दिया तो वो हमारे लिए बहुत सारी मुश्किलें पैदा कर सकती है। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, हम इसे बीस्ट का ब्लड पिला देंगे, वो इसकी बॉडी में एज अ पॉइजन काम करेगा। अगर मिसियन को पता चल भी गया कि ये बीस्ट पॉइजन से मर गया है तो वो यही सोचेगी कि लूजर अपने पावर्स को इम्प्रूव करने के लिए बीस्ट के साथ लड़ रहा था और उसी में मारा गया, इस तरह से हम भी सेफ रहेंगे। वांगलिंग को भी ये आइडिया काफी पसंद आता है। वो तुरंत ही जैंग से कहता है कि तुम्हारे पास जो यूनिकॉर्न बीस्ट का ब्लड है वो इसे पिला दो। तो जैंग उसे ब्लड पिला देता है और ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। मगर बीस्ट के ब्लड से डाउलिंग फिर से जिंदा हो जाता है। अब उसमें बीस्ट की पावर्स आने लगती है, उसकी स्ट्रेंथ फिर से रिगेन हो जाती है और वो ब्लड उसके जिस्म में बिजली की जैसा दौड़ने लगता है। और वही हेवनली वॉइस उसे बताती है कि अब बीस्ट ब्लड की वजह से तुम्हारी सोल रिफाइन हो चुकी है, अब तुम कल्टीवेट कर सकते हो। तो अगले दिन डाउलिंग ट्रेजर हॉल के पास आ जाता है। अब वो हेवनली वॉइस उसे बताती है कि सबसे पहले तुम्हें बॉडी रिफाइनमेंट स्टेज को कंप्लीट करना होगा और फिर लेवल अप करने के लिए तुम्हें हाई रैंकिंग वाले बीस्ट का ब्लड चाहिए होगा। जब जब तुम बीस्ट का ब्लड कंज्यूम करोगे तब तब तुम्हारी लेवल अप होने में मदद होगी। तो डाउलिंग कहता है कि अब मैं ट्रेजर हॉल से कुछ ब्लड परचेज करूंगा क्योंकि मुझे जल्दी से लेवल अप करना है ताकि मैं अपना बदला ले सकूं। जिसके बाद वो हॉल में पहुंच जाता है। वहाँ पर कई सारे स्पिरिचुअल टूल सेल करने के लिए रखे हुए थे। तो अब सेल्समैन पूछता है कि बताइए सर आप क्या खरीदना चाहते हो। डाउलिंग कहता है मुझे 3 अलग अलग बीज का ब्लड चाहिए, मगर हाँ वो हाई रैंकिंग वाले होनी चाहिए। तो बंदा कहते हैं हाँ सर मिल जाएगा, आपको तो मैं 20% डिस्काउंट भी दूंगा। जिसके बाद वो बंदा ब्लड की कीमत बताता है जो कि बहुत ही ज्यादा कॉस्टली थी। डाउलिंग कहता है इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। जिस पर वो बंदा कहता है क्या मतलब, तुम्हारे पास पैसे कुछ भी नहीं है तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो फिर डाउलिंग उसे एक मिनरल स्टोन दिखाता है और कहता है कि क्या तुम इसे एक्सेप्ट कर सकते हो। जिस पर वो बंदा भड़क जाता है और कहता है फूटी कौड़ी तो है नहीं तुम्हारे पास और यहाँ आकर तुमने मेरा टाइम बर्बाद कर दिया। जिसके बाद वो डाउलिंग को हिट करने चला जाता है, मगर वो तुरंत ही साइड में होकर उस बंदे को नीचे गिरा देता है और पूछता है कि क्या तुम ट्रेजर हॉल वाले इस तरह से अपने कस्टमर के साथ बर्ताव करते हो। तो बंदा कहता है रुक तो मैं अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। जिसके बाद वो कुछ बंदों को वहाँ पर बुला लेता है। तो बंदे वहाँ आकर डाउलिंग के साथ फाइट करने लगते हैं, मगर डाउलिंग ही उन पर भारी पड़ जाता है। ये सब देखकर वो सेल्समैन कहता है कि सर प्लीज शांत हो जाइए। लेकिन तभी वहाँ पर एल्डर चेन नाम का बंदा आ जाता है। तो सेल्समैन उससे कहता है कि देखिए ना ये बंदा यहाँ आकर लड़ाई कर रहा है। अब एल्डर चेन डाउलिंग से माफी मांगता है। वो कहता है कि मेरे बंदों
बंदों को माफ कर दीजिए, उन्होंने आपके साथ गलत बर्ताव किया है, उन्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी। तो डार्लिंग उससे पूछता है कि क्या आप ट्रेजर हॉल के एल्डर हो? वो कहता है हाँ, मैं यहाँ का एल्डर हूँ और शायद आपको बीस्ट का ब्लड चाहिए, और वो भी मिनरल स्टोन देकर। तो डार्लिंग उसे क्रिस्टल निकाल कर दिखाता है। ये देखकर वो सेल्समैन भी हैरान था। वो कहता है कि सर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बेइज्जती कर दी। जिसके बाद वो खुद के ही कान के नीचे बजाने लगता है। अब एल्डर डार्लिंग को वीआईपी रूम में ले जाने लगते हैं और कहते हैं कि ब्लू क्रिस्टल बहुत कीमती होता है, बस उसे समझने के लिए तुम्हारे पास वो नजर होनी चाहिए। वो कहता है कि आप यहाँ पर रुकिए, मैं अभी आता हूँ। अब वहाँ पर डार्लिंग को मीटियोर पंच दिखता है तो वो उसकी प्रैक्टिस करने लगता है। थोड़ी देर बाद एल्डर वहाँ पर एक जियो नाम की लड़की के साथ आ जाते हैं। वो ट्रेजर हॉल की ओनर थी। अब वो लड़की खुद का नाम जियो बताती है और डार्लिंग से कहती है कि तुम्हारे पास रेयर आइटम है, साथ ही तुम किसी भी सीक्रेट टेक्निक को सीखने का टैलेंट भी पोजेस करते हो। तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया है। तुम्हें पता है ये मीटियोर पंच सीखने के लिए बहुत मेहनत लगती है, मगर फिर भी तुमने बस इसे आधे घंटे में सीख लिया। जिस पर डार्लिंग कहता है कि मेरा कोई इरादा नहीं था इसे सीखने का, मगर ये टेक्निक यहाँ पर रखी हुई थी इसलिए मैंने सीख ली। तो आप बताओ आपको इसके बदले में क्या चाहिए? मैं आपको पे कर दूंगा। जिस पर जियो कहती है कि एक काम करो, तुम्हारे क्रिस्टल के बदले तुम इस मीटियोर पंच को खरीद सकते हो। तो डार्लिंग कहता है कि ये टेक्निक इतनी भी महंगी नहीं है जितना कि मेरा क्रिस्टल है। तो कहती ठीक है, मेरे पास एक और आइडिया है। इस किताब को यांग पाम कहते हैं और इसके कुछ पार्ट्स मिसिंग है। अगर तुमने इसके मिसिंग टेक्निक को ढूंढ निकाला तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। तो डार्लिंग भी सोचता है कि यांग पाम वाकई मीटियोर पंच से बहुत ज्यादा कीमती है। अगर मैं इसे सीखता हूँ तो इसमें मेरा भी फायदा है, लेकिन जियो के इरादे क्या है ये मुझे पता नहीं। इसलिए उससे पूछता है कि अगर मैं इस काम में फेल हो गया तो? जिस पर जियो कहती है कि फिर तुम्हें 2 ब्लू क्रिस्टल मुझे देने पड़ेंगे। डार्लिंग कहता है नहीं, ये बहुत ज्यादा है, मैं ऐसे सौदा नहीं करूँगा। तभी एल्डर उसे 20 ब्लड की 3 बोतल्स दे देते हैं। जियो कहती है कि हमारे ट्रेजर हॉल की भी एक रेपुटेशन है, हम किसी को नहीं फंसाते, तो मैंने फिलहाल के लिए तुम्हें 30% 20 का ब्लड दे दिया है और साथ ही यांग पाम की टेक्निक भी दी है। तो इन दोनों को मिलाकर वैसे भी तुम्हें तुम्हारे क्रिस्टल की कीमत मिल रही है। जिस पर डार्लिंग कहता है ठीक है, मुझे ये डील मंजूर है, मैं 3 महीनों में तुम्हें मिसिंग टेक्निक ला के दूंगा। अब डार्लिंग की वहाँ से जाते ही एल्डर जियो से कहते हैं कि वो यांग टेक्निक काफी महंगी थी, आपने उसे वो ऐसे ही दे दी। जिस पर जियो कहती है कि अगर वो उस बुक को पूरा करेगा तो हम पता कर सकते हैं कि एल्डर यांग की मौत कहाँ पर हुई थी। तुम्हें पता है कि हम कितने दिनों से इस मिस्ट्री को सुलझाने में लगे हुए थे, लेकिन हमारे हाथ अभी तक कुछ नहीं आया, मगर मुझे लगता है कि ये लड़का इसे क्रैक कर पाएगा। इधर वो ट्रेजर हॉल वाला सर्वेंट जैंग को आकर बताता है कि कोई बंदा क्रिस्टल लेकर हॉल में आया था, और तभी जैंग देखता है कि डार्लिंग ट्रेजर हॉल से बाहर आ रहा है, तो वो भी उसके पीछे जाने लगता है। इधर डार्लिंग अपनी प्रैक्टिस में बिजी था, तभी रिस्टर्निंग फॉर्मेशन की मदद से जैंग उसे रोक देता है और कहता है क्या बात है यार, तुम तो सच में बहुत लकी हो जो 20 ब्लड पीने के बावजूद भी जिंदा बच गए। मुझे अभी अभी पता चला कि तुम्हारे पास और भी ब्लू क्रिस्टल है, तो जल्दी से अपनी जेब ढीली करो, नहीं तो इस बार सच में मारे जाओगे। ये सुनकर डार्लिंग काफी गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर से उस फॉर्मेशन को ब्रेक कर देता है। ये देख जैंग काफी हैरान था क्योंकि डार्लिंग 0 लेवल से सीधा बॉडी रिफाइनमेंट तक पहुंच गया था। जिसके बाद डार्लिंग तुरंत ही उसकी पिटाई शुरू कर देता है। अब वो उसे खत्म करने ही वाला था कि तभी जैंग कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो, तुम्हें पता है फेलो डिसाइपल को मारना एक क्राइम है, तुम चाहो तो मैं सबको बता सकता हूँ कि वांगलिन ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, मगर ये तो उसका प्लान था। वो उसे बातों में उलझाकर उस पर फ्लाइंग स्टोन फ्लैश से अटैक कर देता है, मगर डार्लिंग उस अटैक से बच जाता है। जिसके बाद वो मीटियोर पंच से उस पर हमला कर देता है और जैंग की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद डार्लिंग घर आकर वो ब्लड कंज्यूम कर लेता है, उससे आराम से बॉडी रिफाइनमेंट स्टेज की पीक पर पहुंच जाता है। अब अगले दिन उसके स्कूल में फेस ऑफ का कॉन्टेस्ट था, तो जल्दी से स्कूल में पहुंच जाता है। वहाँ पर वांगलिन एक डिसाइपल के साथ कम्पीट कर रहा था। डार्लिंग जाकर मिस इन को ग्रेट करता है। इधर वांगलिन ने उस डिसाइपल को हरा दिया था। वांगलिन कल्टीवेशन की 2nd लेवल से सीधा 3rd लेवल पर पहुंच गया था। तो अब वांगलिन कहता है कि है कोई जो मेरा मुकाबला करना चाहता है, जिस पर डार्लिंग कहता है वो मैं हूँ। डार्लिंग को देखकर वांगसू और वांगलिन दोनों के भी होश उड़ गए थे। सभी डिसाइपल कह रहे थे कि ये पागल हो गया है, वांगलिन एक ही पंच में इसका भरता बना देगा। साथ ही मिस्यून कहती है कि वांगलिन की लेवल अब बहुत बढ़ चुकी है, तो तुम्हारा उसके साथ लड़ना सही नहीं होगा। जिस पर डार्लिंग कहता है कि आप फिक्र मत करो, मैं इसका मुकाबला कर सकता हूँ। जिसके बाद वो अरीना में पहुंच जाता है। वांगलिन कहता है कि देखा जाए तो कल्टीवेशन में मैं तुमसे बहुत आगे हूँ, लेकिन कोई नहीं, मैं अपनी पावर्स को सप्रेस करके बॉडी रिफाइन में आ जाऊंगा। वो क्या है ना, मैं फालतू में अपने से कमजोर इंसान को कभी परेशान नहीं करता, तो मैं तुम्हें उतना ही मारूंगा जितना तुम सहन कर पाओगे। डार्लिंग कहता है ठीक है, चलो शुरू करते हैं। जिसके बाद वो डार्लिंग पर पंच से अटैक कर देता है, तो वो भी एक पंच मार के उसके अटैक को टैकल करता है। ये देखकर सभी लोग हैरान थे कि इस लूजर के पास इतनी पावर्स कहाँ से आ गई। जिसके बाद डार्लिंग कहता है बस इतना ही दम था तुम में। तो वांगलिन कहता है अब तो तू रुक जा। जिसके बाद वो माउंटेन स्प्लिटिंग स्ट्राइक का यूज करके उस पर अटैक करने जाता है, तो डार्लिंग उस अटैक को डॉज करते हुए वांग को पीछे ढकेल देता है। इसलिए वांग अपनी दूसरी टेक्निक का यूज करता है। तो डार्लिंग भी यूनिकॉर्न बीस्ट को समन करता है। यूनिकॉर्न को देखकर वांग कहता है कि कमीने, तूने उस बीस्ट का ब्लड रिफाइन किया
किया है, इस वजह से तुझ में इतनी पावर्स आई है। जिस पर डार्लिंग कहता है हाँ ये भी तुम्हारी मेहरबानी थी। अब वो दोनों दोबारा से भिड़ जाते हैं। ऐसे लड़ते लड़ते वो दोनों जमीन से ऊपर आ जाते हैं। तभी हेवनली वॉइस उसे बताती है कि बीस्ट ब्लड तुम्हारी बॉडी पर हावी हो रहा है, तुमने जल्दी से फाइट रोकनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मगर डार्लिंग उसकी एक नहीं सुनता और वांग को मीटियर पंच मार के नीचे गिरा देता है। वांग इसी अटैक से बहुत कमजोर हो चुका था, जिसके बाद डार्लिंग उसे दोबारा से एक पंच मारने चला जाता है। मगर तभी मिसियोन अपने पावर से उसके अटैक को रोक देती है और इतनी एनर्जी यूज करने की वजह से डार्लिंग वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब सारे डिसाइपल यही बात कर रहे थे कि इस लूजर में इतनी पावर्स कहां से आ गई और शायद इसने वांग लिन को हमेशा के लिए क्रिपल कर दिया है। थोड़ी देर बाद जब डार्लिंग को होश आता है तब वो देखता है कि वो मिसियोन के घर पर है। वो उसे कहती है कि तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम्हारी बॉडी पर काफी चोटें आई है, तुम एक काम करो अपने कपड़े उतारो। ये सुनकर डार्लिंग थोड़ा शर्माता है। वो कहती है कि तुम्हें इलाज की जरूरत है, तो डार्लिंग कहता है ठीक है। जिसके बाद वो डार्लिंग की मरहम पट्टी करने लगती है, लेकिन उस मेडिसिन से डार्लिंग को बहुत तकलीफ हो रही थी, तो बहुत शोर मचा रहा था। मेडिसिन अप्लाई करने के बाद मिसियोन कहती कि बच्ची जैसे चिल्लाना बंद कर दो और अपने कपड़े पहन लो। डार्लिंग उससे पूछता है कि आखिर ये मेडिसिन कौन सी थी, क्योंकि इसका असर मुझे अभी से फील हो रहा है। तो मिसियोन कहती कि सुप्रीम हीलिंग पोशन है, इसे मैंने ही बनाया था, ये बहुत जल्दी जख्मों को हील करता है। तो डार्लिंग पूछता है कि क्या आप अल्केमिस्ट भी हो? तो कहती हाँ, मैं 2 पावर्स के साथ पैदा हुई थी, इसलिए बचपन से ही मैं पोशन बनाती आई हूँ। डार्लिंग कहता है आप जैसे अल्केमिस्ट बहुत ही कम देखे जाते हैं, आखिर आप इस छोटे से गाँव में क्या कर रही हो? आप तो किसी हाई रैंक पर होनी चाहिए। जिस पर वो कहती कि मुझे यहाँ पर एक जरूरी काम था, जैसे वो खत्म हो जाएगा मैं यहाँ से चली जाऊंगी। दरअसल मैं स्टार अकेडमी की स्टूडेंट हूँ। ये सुनकर डार्लिंग को बहुत बुरा लग रहा था। उसे पता था कि अगर मिसियोन यहाँ से एक बार चली गई तो दोबारा से उससे मिल नहीं पाएगा, लेकिन वो सोचता है कि अगर मैं खुद ही स्टार अकेडमी में एडमिशन ले लेता हूँ तो कोई मसला ही नहीं होगा। इधर वांग लिन काफी गुस्से में था। वो वांग जू से कहता है कि जैसे ही मैं रिकवर हो जाऊंगा उसी दिन डार्लिंग को अच्छा सबक सिखाऊंगा। तभी वहाँ पर येन फेई आ जाता है। वो सोल रिदम स्टेज की पहली लेवल पर था। वो इन दोनों से कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास ब्लू क्रिस्टल है। तो वांग जू उससे झूठ बोलती है। वो कहती है हमारे पास क्रिस्टल तो था, मगर डार्लिंग नाम के बंदे ने उसे चुरा लिया है और साथ ही उसने वांग लिन की बहुत पिटाई भी कर दी। तो प्लीज आप हमारी मदद कर दीजिए। इधर डार्लिंग भी सोच रहा था कि भले ही वांग लिन को मैंने हरा दिया, मगर बीस्ट ब्लड मुझ पर हावी हो गया था। अगर आइंदा से मैंने एक भी गलती की तो मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। अब वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी वांग जू अपने साथ येनफी को लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे बताती है कि इसी बंदे ने वो क्रिस्टल चुराई थी, साथ ही इसने वांग लिन की भी बहुत पिटाई की है। जिस पर येनफी कहता है वांग क्या सच में इस चूहे ने तुम्हारी पिटाई कर दी? ये दिखता तो इतना पावरफुल नहीं है। तो वांग कहता है कि पहले ये बिल्कुल भी पावरफुल नहीं था, मगर अब पता नहीं इसके अंदर बहुत सारी पावर्स आ चुकी है। शायद इसके पास एक खास एलिक्सर है जिसकी वजह से उसकी पावर्स बढ़ गई है। तो येनफी कहता है अच्छा तो ये बात है। अब येनफी डार्लिंग से कहता है कि बच्चे तेरे पास जो कुछ भी खास चीज है वो मुझे दे दे और शायद मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। जिस पर डार्लिंग कहता है तू है कौन जो मुझ पर हुक्म चला रहा है? वांग जू कहते बेवकूफ, ये वांग फैमिली के रॉयल डिसेंडेंट है, जल्दी से इनसे माफी मांगो। तो डार्लिंग कहते अच्छा तो फिर मैंने इसके बारे में आज तक क्यों नहीं सुना था? अब उसकी बातें सुनकर येनफी बहुत गुस्सा हो जाता है। इन दोनों से कहता है कि जाओ और इसे जरा घुटने पर बैठने में मदद करो और डरो मत, मैं यहाँ पर हूँ। जिसके बाद जू और लिंग डार्लिंग पर अटैक करने चले जाते हैं, लेकिन डार्लिंग उन दोनों को भी तगड़ी टक्कर दे रहा था। उन्हें लड़ते हुए देख येनफी समझ जाता है कि डार्लिंग जितनी देर तक फाइट करेगा उसकी पावर्स उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। इसका मतलब वो जितने अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था उतनी ही उसकी कल्टीवेशन की बेस पावरफुल हो रही थी। इधर डार्लिंग उन दोनों से लड़ते हुए नीचे आ जाता है और तभी हम देखते कि इस फाइट से ही उसकी कल्टीवेशन की लेवल बॉडी रिफाइन से सीधा सोल रिदम तक पहुंच जाती है। अब डार्लिंग कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, अगर तुम मुझ पर अटैक नहीं करते तो मेरी लेवल इतनी तेजी से कभी नहीं बढ़ पाती। जिसके बाद वो यूनिकॉर्न फॉर्म से इन दोनों पर अटैक कर देता है। तो येनफी तुरंत ही अपनी पावर से उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। ये देखकर डार्लिंग वहाँ से भागने लगता है तो ये लोग भी उस पर स्पिरिट वेपन से अटैक कर देते हैं। डार्लिंग को उससे थोड़ी सी चोट भी आ जाती है, मगर वो वहाँ से भागने में कामयाब होता है। येनफी कहता है कि अगली बार मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। इधर डार्लिंग घर आते ही बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर उसके फादर आ जाते हैं। वो डार्लिंग की हालत देखकर काफी परेशान हो जाते हैं, तो तुरंत ही उसे एक पोशन पिला देते हैं जिससे वो हील हो जाता है। अब वो डार्लिंग से पूछते कि बताओ तुम्हारे साथ ये किसने किया? तो डार्लिंग कहता है कि कुछ डिसाइपल के साथ मेरी फाइट हो गई थी, मैंने भी उन्हें मारा है और उनकी वजह से ये चोट मुझे लग गई। ये सब सुनकर उसके फादर थोड़ा हैरान थे। वो कहते कि इसका मतलब तुमने एक से ज्यादा लोगों के साथ फाइट की है, क्या तुम्हारी कल्टीवेशन शुरू हो गई? जिस पर डार्लिंग कहता है हाँ। ये सुनकर उसके फादर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आज अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो उससे तुम पर नाज होता। अब वो वहाँ का एक ड्रॉर खोलते हैं, उसमें ढेर सारे ब्लू क्रिस्टल थे। वो कहते हैं कि मैंने सालों साल माइन में क्रिस्टल ढूंढने में गुजार दिए हैं ताकि इसका कुछ फायदा हो और आज इसकी मदद से तुम कल्टीवेशन कर पाए। अब वो कहते हैं कि कल से स्टार अकेडमी की एडमिशन शुरू होने वाली है, तो तुम ये सभी क्रिस्टल अपने साथ ले जाओ और वहाँ पर एडमिशन ले लो। जिस पर डार्लिंग कहते कि
फादर, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको एक पावरफुल कल्टीवेटर बन के दिखाऊंगा। अब अगले ही दिन हम मिस यून को देखते हैं जो डाउलिंग और कुछ डिसाइपल को लेकर ट्रेजर हॉल में पहुँच जाती है। दरअसल वहाँ से पोर्टल के जरिए दूसरी सिटी में जा सकते थे। अब वहाँ के सर्वेंट इनके लिए पोर्टल ओपन कर देते हैं, जिसके बाद ये लोग किंग्स हाउस सिटी में पहुँच जाते हैं। मिस यून बताती है कि इस सिटी में बड़े बड़े रॉयल क्लैंस रहते हैं, इसलिए ये इतनी शानदार है। तभी उन्हें वहाँ पर एक फायर स्पिरिट बर्ड दिखता है जो आसमान में सैर कर रहा था। वो एक एंशिएंट बर्ड था जिसके बारे में डाउलिंग ने बुक्स में पढ़ा हुआ था। अब ये लोग स्टार एकेडमी में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर इनकी पावर्स को टेस्ट किया जाएगा और जो भी टॉप 10 में क्लियर कर पाएगा उसे ही वहाँ पर एडमिशन मिल सकती थी। मिस यून कहती कि डाउलिंग, तुम्हें पूरे फोकस से इस एग्जाम को पास करना होगा, तभी तुम्हारा कुछ हो पाएगा। अब तुम थोड़ी प्रैक्टिस करो, मैं अभी आती हूँ। जिसके बाद डाउलिंग तुरंत ही प्रैक्टिस करने बैठ जाता है, मगर वो दोबारा से सो जाता है। ये देखकर बाकी डिसाइपल कहते हैं कि ये कभी नहीं सुधरेगा। उतने में ही एल्डरसन वहाँ पर आ जाते हैं और दूर से ही इन लोगों पर अपनी एनर्जी से अटैक करते हैं। उनकी पावर्स से सभी डिसाइपल नीचे गिरने लगते हैं, मगर डाउलिंग अभी भी वैसे ही बैठा हुआ था, तो वो उसे दोबारा से पुश कर देते हैं, जिस वजह से डाउलिंग की नींद खुल जाती है और वो देखता है कि सारे डिसाइपल नीचे जमीन पर गिर गए हैं और इन भाई साहब को खबर ही नहीं थी। वहीं पर हम येन फेई को भी देखते हैं जो इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने आया था। इधर एल्डर सन के पास मिस यून पहुंच जाती है। वो उससे कहती कि तुम्हारा डिसाइपल वाकई पावरफुल है, उसने ग्रीन हॉल में बहुत कुछ सीखा है। जिस पर मिस यून कहती कि ये बहुत अलग है, क्लास में हमेशा सोता रहता था और साथ ही कल्टीवेट करने में भी उसे बहुत दिक्कत हुई थी, मगर कुछ दिनों से अचानक से उसकी पावर्स बढ़ गई है। इधर येन फेई डाउलिंग से कहता है कि उस दिन तो तू बच गया, मगर आज कैसे बचेगा? हर दिन तो लक तेरे साथ नहीं हो सकता। जिस पर डाउलिंग कहता है कि देखा जाए तो लक भी एक तरह की स्किल ही होती है और आज तो पता नहीं वो तुम्हारा साथ देगी या फिर मेरा। जिसके बाद वो दोनों भी अपनी अपनी पावर्स को शो करते हैं। तभी एल्डरसन कहते कि लड़ना बंद करो और जल्दी से अपने अपने टोकन्स कलेक्ट करके एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर हो जाओ। जो भी टॉप 10 में आएगा उन्हें ही यहाँ पर एडमिशन मिलेगी, साथ ही टॉप 3 डिसाइपल को रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। मगर याद रखना, ट्रायल में मर्डर भी अलाउड है, तुम्हें बस दूसरों का टोकन लेना है। जिसके बाद इन लोगों को फॉरेस्ट में भेजा जाता है। डाउलिंग के सामने 2 बंदे खड़े थे, वो उससे टोकन मांगते हैं, लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि एल्डरसन की एनर्जी फील्ड में सिर्फ यही टिक पाया था, तो तुरंत ही वहाँ से भागने लगते हैं। मगर डाउलिंग उन पर पंचेस से अटैक कर देता है। वो बंदे कहते हैं कि प्लीज हमें मत मारो। तो डाउलिंग उनके टोकन छीनकर पूछता है कि बताओ तुम ये सब क्यों कर रहे थे? जिस पर वो बंदे कहते कि हमें लगा था कि ऐसे डिसाइपल को रॉब करके हम एक्स्ट्रा टोकन कमा पाएंगे, लेकिन हमें क्या पता कि पहली बार में ही हमारा पाला तुमसे पड़ने वाला है। तो डाउलिंग सोचता है कि शायद ऐसे ही ढेर सारे डिसाइपल कर रहे होंगे, तो वो भी काफी कमजोर होने का नाटक करता है। उसे देखकर कुछ डिसाइपल उसके पास आ जाते हैं और उससे कहते कि चलो जल्दी से अपना टोकन दो, नहीं तो बहुत पिटेंगे हम तुम्हें। मगर अपना डाउलिंग तो नाटक कर रहा था, वो टोकन देने की बजाय उसे एक जबरदस्त पंच दे देता है। तो बंदा अपने साथियों से कहता है कि इसे जल्दी से पकड़ लो, ये भागना नहीं चाहिए। तो डाउलिंग उससे कहता है कि तुम्हें किसने बताया कि मैं भागने वाला हूँ? अब तो बेटा तुम्हारी खैर नहीं। ये सुनकर वो डिसाइपल उस पर अटैक करने लगते हैं, मगर डाउलिंग ही उन पर भारी पड़ जाता है। इतना ही नहीं, वो उस बंदे के स्वॉर्ड को भी तोड़ देता है। ये देखकर वो बहुत डर जाता है। जिसके बाद डाउलिंग उनके सारे टोकन ले लेता है और कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं आराम से टॉप 10 में पहुंच जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हम येन फेई और वांग जू को देखते हैं। वो कुछ डिसाइपल को बता रहे थे कि इस कॉन्टेस्ट में मर्डर करना अलाउड है, तो जैसे ही तुम्हें डाउलिंग दिख जाए उसे खत्म कर दो। इसलिए वो सभी डिसाइपल डाउलिंग को ढूंढने निकल जाते हैं। वांग जू को पता था कि वो डाउलिंग का मुकाबला कभी नहीं कर पाएगी, उल्टा वो ही उसे मार देगा। इसीलिए वो येन फेई के साथ फ्लर्ट करने लगती है और कहती कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, मगर वो उसे तुरंत ही दूर ढकेल देता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी पावर्स देख ली है, अगर तुम्हें मैं अपने साथ रखूंगा तो ये कॉन्टेस्ट कभी नहीं जीत पाऊंगा, तो तुम्हें जितना बताया गया है उतना ही करो, जाकर डाउलिंग की जान ले लो, नहीं तो मैं खुद ही तुम्हें मार दूंगा। इधर डाउलिंग दोबारा से कमजोर होने का नाटक कर रहा था, तभी गलती से वांग जू उसका रास्ता काट लेती है। अब वो डाउलिंग को सामने देखकर जल्दी से वहाँ से भागने लगती है, साथ ही बाकी के डिसाइपल को सिग्नल भेज देती है ताकि वो वहाँ आकर डाउलिंग को खत्म कर दे। अब डाउलिंग एक ही पंच में उसे नीचे गिरा देता है, तो दोबारा से उससे झूठ बोलने लगती है कि वांग लिन और जैंग ने जबरदस्ती मुझे उनके प्लान में शामिल किया था, नहीं तो मैं तुम्हें धोखा देने का सोच भी नहीं सकती, मैं तो हर वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। तो डाउलिंग कहता है अच्छा मेरे बारे में या फिर मेरे क्रिस्टल के बारे में? तो कहती मुझे माफ कर दो, एक्चुअली वांग फैमिली हमेशा से ही मुझे परेशान करते आई थी और तुमने मेरी बहुत मदद की है, मगर मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहती थी ताकि वो लोग मुझे परेशान ना करे। अब तुम ही बताओ, स्ट्रॉन्ग बनने की चाह रखना भी गलत है क्या? जिस
पर डाउलिंग कहता है वो बात गलत नहीं, मगर हाँ तुम्हारा तरीका गलत था। तो वांगजू तुरंत ही उसको मनाने में लग जाती है। वो कहती कि अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, इनफैक्ट मैं तुमसे शादी भी करूंगी। उसकी बातें सुनकर डाउलिंग थोड़ा हैरान था, फिर तभी वो अपना डैगर निकाल कर उस पर अटैक करने की कोशिश करती है। तो डाउलिंग वही डैगर उसी के पेट में घुसा देता है और कहता है कि तुम्हारी जैसी धोखेबाज औरत के साथ मैं कभी शादी नहीं करूंगा। और उस डैगर से घायल होने की वजह से वांगजू की वहीं पर मौत हो जाती है। और तब तक वहाँ पर कुछ डिसाइपल भी आ जाते हैं जिन्हें वांगजू ने ही वहाँ पर बुलाया था। तो डाउलिंग कहता है तुम भी सही टाइम पर यहाँ आए हो। जिसके बाद उन लोगों में तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है, मगर डाउलिंग सबकी धुलाई कर देता है और वो लोग गलती से एक दूसरे को घायल करने लगते हैं। अब उनमें से एक ही डिसाइपल जिंदा बचा था, तो डाउलिंग उससे टोकन की बैग छीन लेता है और तभी वहाँ पर स्पिरिट बर्ड आ जाता है और वो डाउलिंग से कहता है कि मैंने कई लोगों को देखा है मगर तुम सबसे अलग हो और इसी वजह से तुम मुझे बहुत पसंद आ गए हो। तो क्या तुम मेरे सर्वेंट बनना चाहते हो? जिस पर डाउलिंग कहता है कि हाँ तुम भी मुझे काफी अच्छे लग रहे हो, तो तुम ही मेरे सर्वेंट बन जाओ। ये बात सुनकर स्पिरिट बर्ड बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कितनी बदतमीज हो तुम, तुम्हें पता है मैं एंशिएंट स्पिरिट बर्ड हूँ और तुम ठहरे एक मामूली इंसान, तुम मेरा मुकाबला कभी नहीं कर पाओगे। जिस पर डाउलिंग कहता है हाँ हो तो तुम एंशिएंट स्पिरिट बर्ड, मगर देखा जाए तो तुम भी लोगों की टोकन चुरा रहे हो। जिस पर वो बर्ड कहता है कि मुझे भी यहाँ पर एडमिशन चाहिए, तो ये सब करना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें इससे प्रॉब्लम है तो तुम भी मेरे साथ फाइट कर लो। तो डाउलिंग कहता है वेल ये तो पहली बार होगा जो मैं किसी परिंदे के साथ फाइट करूंगा। जिसके बाद वो उसे पंच मारने चला जाता है, मगर वो परिंदा फ्लाई करते हुए उसे मिस कर देता है। तो डाउलिंग वहीं से पत्थर उठाकर उस पर फेंकने लगता है, तो उससे भी बच जाता है। इसलिए डाउलिंग एक बड़ा सा रॉक उठा लेता है, जिसे देखकर वो स्पिरिट बर्ड भी डर जाता है। जिसके बाद उस रॉक से उस बर्ड पर अटैक कर देता है और वो उसके नीचे पूरी तरह से दब जाता है। जिसके बाद वो स्पिरिट बर्ड उस रॉक को जलाकर उसमें से बाहर आ जाता है और डाउलिंग से कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे परेशान करो। तो वो भी डाउलिंग पर अटैक करना शुरू कर देता है। अब डाउलिंग उसे चिढ़ा रहा था कि आ जाओ और मुझ पर अटैक करके दिखाओ। अब इन दोनों के चक्कर में दो डिसाइपल घायल हो जाते हैं, तो डाउलिंग उनके भी टोकन ले लेता है और वहाँ से भागने लगता है। अब इन दोनों की फाइट यून नाम का कल्टीवेटर दूर से ही देख रहा था, तो उसका सर्वेंट कहता है कि अगर आप चाहो तो मैं इन दोनों को सबक सिखाता हूँ। यून कहता है नहीं, तुम्हें उन पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ये कॉन्टेस्ट में ही जीतने वाला हूँ। इधर डाउलिंग एक जगह पर आके रुक जाता है, तो बर्ड भी वहाँ आकर रुक जाता है और कहता है कि इतनी जल्दी थक गए तुम। जिस पर डाउलिंग कहता है कि मुझे तो लगा था तुम्हारा फ्यूल खत्म हो गया, और वैसे भी तुम थोड़ी ना ज्यादा पावरफुल हो। अब उसकी बातें सुनकर वो परिंदा कहता है कि आज तक मेरी इतनी बेइज्जती किसी ने नहीं की। जिसके बाद वो डाउलिंग पर अटैक करने आ जाता है, तो डाउलिंग उसके अटैक को रोक लेता है और उसकी स्टोरेज बैग छीनकर अपने पास रख लेता है और कहता है कि ये फाइट तो मैं जीत चुका हूँ, अब तुम्हारे टोकन्स मेरे हुए। उसकी बातें सुनकर स्पिरिट बर्ड बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी ब्लड पावर को एक्टिवेट करके उस पर हमला कर देता है। उसका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, तो डाउलिंग भी अपने पावर से उन्हें रोकने लगता है। अब फाइनली वो बर्ड समझ चुका था कि मैं मुकाबला हार चुका हूँ, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। अब डाउलिंग उसकी स्टोरेज बैग चेक करता है, उसमें ढेर सारे टोकन्स और एक ह्यूमैनिटी पिल थी जो कि बहुत ज्यादा महंगी थी। इधर वो परिंदा एक पेड़ के पास आकर बहुत रोने लगता है, क्योंकि उस पिल को हासिल करने के लिए उसने ढेर सारे गोल्ड कॉइन खर्च किए थे। वो परिंदा कह रहा था कि उसने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मैं क्या करूँगा। ये सब बोलकर वो जोर जोर से रो रहा था। इधर डाउलिंग उस पिल को कंज्यूम कर लेता है, क्योंकि उस पिल से उसकी लेवल अप होने में मदद होगी। जिसके बाद वो एक पेड़ से लटक कर प्रैक्टिस करने लगता है। अब हम उन्हीं दो डिसाइपल को देखते हैं जिनके टोकन्स डाउलिंग ने छीन लिए थे। वो कहते कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहा, लेकिन कम से कम हमारे पास वो मैप है जिस पर एस्ट्रल फ्रूट का लोकेशन है। अगर वो हमें मिल जाए तो मजा आ जाएगा। लेकिन तभी उन पर अटैक हो जाता है और वो दोनों भी उसी में मारे जाते हैं। ये अटैक एनफी ने किया था। अब एनफी वो मैप छीन लेता है। दरअसल वो एक एलिक्सर का मैप था जो काफी रेयर था। इधर डाउलिंग प्रैक्टिस से बाहर आ जाता है और अपनी स्ट्रेंथ चेक करता है, मगर उस पिल ने उसकी पावर्स में ज्यादा कुछ इजाफा नहीं किया था। तभी वो एनफी को देखता है जो मैप को फॉलो करते हुए उस फ्रूट के पास पहुंच चुका था, लेकिन वो उस फ्रूट को हाथ लगाए इससे पहले उस पर हमला हो जाता है। वहाँ पर एक स्पिरिट मार्टन थी जो उस फ्रूट की रखवाली कर रही थी। उसके नाखून इतने तेज थे कि एनफी उससे घायल हो जाता है। जिसके बाद उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। एनफी उस स्पिरिट मार्टन को खत्म ही करने वाला था, मगर तभी डाउलिंग उसे बचा लेता है। जिसके बाद वो एनफी के पास पहुंच जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जिस पर डाउलिंग जवाब देता है कि हमारा पुराना हिसाब बाकी है, तो मैंने सोचा कि आज उसे सेटल कर देता हूँ। जिसके बाद वो दोनों फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।